स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैशन पॉइंट में। और जैसे आपको पता ही है कि हम AMU जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो आप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कैशन पॉइंट जो मेरा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है AMU का क्लास 11 प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चन पार्ट वाइज डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसे कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे पैरेलल में, ठीक है, जब करंट पास हो रहा हो उसमें कितना 5 एम्पियर का, और बैटरी कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट की, ठीक है। तो इसको बना करके देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये आपके रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल में लग रहे होंगे। तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ही निकालने हैं कितने होंगे, ठीक है। इसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये मेरी बैटरी हो जाएगी, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बताने हैं कितने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, V = I R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा यहाँ से। तो V क्या है, V जो है हमारे वोल्ट है, I करंट, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट = V/I, ठीक है। V कितना दे रखा है 220 वोल्ट अपॉन I दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 4 20, 5 4 20, ठीक है। तो ये मेरा 44 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, 176 ओम ही है, ठीक है। तो R1 R2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 = R2, ये सब सेम है, उसको मैं कह दूंगा R, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, = 1/R + 1/R, ठीक है। ऐसे कितने रेजिस्टेंस है मुझे नहीं पता, तो ये इस टाइप से चलते जा रहे हैं, ठीक है। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, R है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे सब आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आपका R ही आएगा, ठीक है। अब 1 + 1 कितने टाइम्स है, n टाइम में, मुझे नहीं पता कितने टाइम्स है, मैं कह देता हूँ n टाइम्स है, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है n कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे n फाइंड आउट हो जाएगा, n = R/R इक्विवेलेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 176 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना निकाला था हमने 44 ओम, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे 4 रेजिस्टर्स लगाने हैं पैरेलल में, जिससे हमारा जो 5 एम्पियर का करंट है वो पास होगा, और वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी है 220 वोल्ट की, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया, V = I × R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से हमने R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 44 ओम, ठीक है। फिर हमने R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, जब पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर सीरीज में तो आपको पता ही है क्या होता है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 + R2, सिंपली सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं अगर सीरीज में लगा हो, और पैरेलल में लगा होता है तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किया हमने, R1 R2 सब सेम था, 176 था, ठीक है। तो R1 R2 इन सबको मैंने R मान लिया, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, डिनोमिनेटर में मेरा R आ गया, 1 कितने टाइम्स है हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा n टाइम्स हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आ गई 4, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, a man uses a 100-watt bulb 8 hours a day and an electric heater of 300 watt for 4 hours a day, ठीक है। एक आदमी है जो
बल्ब यूज करता है, एक बल्ब है जिसका वो कितने वॉट का है, 100 वॉट का है और उसे 8 घंटे तक यूज कर रहा है एक दिन में, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक हीटर है, वो कितने वॉट का है, 300 वॉट का है और उसे वो 4 घंटे यूज कर रहा है एक दिन में। द टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट विल बी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है नवंबर के महीने में कितनी होगी, अगर एक यूनिट पे कितने रुपए जा रहे हैं, 4 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका बल्ब है वो कितने कितने यूनिट्स बिजली दे रहा है, ठीक है, और हीटर जो है वो कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। उन दोनों यूनिट्स को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने के बाद जब मुझे पता है कि एक यूनिट पे 4 रुपए जा रहे हैं तो वो जो टोटल यूनिट आएंगे उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे टोटल कितने रुपीस जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नवंबर में के महीने में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ठीक है। कितने डेज होंगे, 30 डेज, ठीक है। अब कन्वर्जन कर लेते हैं। आपको पता है पूरे इसको आपको यूनिट में करना है, ठीक है, क्योंकि जो आपके यूनिट्स लेंगे उनको फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट जो है बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के, ठीक है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, ये 100 वॉट, ठीक है। तो 100 को मैं वॉट में ये तो मैं ऐसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। कितने घंटे के लिए यूज हो रहा है, आवर है ना, तो कितने घंटे के लिए यूज हो रहा है, 8 आवर्स के लिए, तो इंटू 8, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। तो 24 या तो आप किलोवाट आवर लिख दिए, 24 यूनिट्स लिख दिए, एक ही बात है, ठीक है। ये किसका हो गया, आपका बल्ब का। अब हीटर की बात कर लेते हैं, हीटर को भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हीटर में किस तरीके से, कितने वॉट का है, 300 वॉट का है, ठीक है। तो 300 वॉट में तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये किलोवाट में हो गया, इनटू आवर, कितने आवर है, 4 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, तो इनटू 4। और कितने दिन के लिए, नवंबर का महीना है तो कितने डेज हो जाएंगे, 30 डेज। तो ये टोटल कितना आएगा, इन दो जीरो से दो जीरो चलेगा और जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12 12 3 36, तो ये हो जाएंगे मेरे 36 यूनिट्स, ठीक है। तो बल्ब में आप कितने यूनिट जा रहे हैं, 24 यूनिट और हीटर में 36 यूनिट, ठीक है। इन यूनिट्स को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे टोटल यूनिट्स मिल जाएंगे कितने खर्च हो रहे हैं। तो 6 + 4 10, 3 + 2 5 और +1 6, तो ये हो जाएगा 60 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल आपके बल्ब और हीटर में कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 60 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिट में कितने रुपए हैं, 4 रुपए, 4 रुपीज, ठीक है। तो 60 यूनिट में कितने हो जाएंगे, तो दोनों तरफ में 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 60 यूनिट्स, तो कितने हो जाएंगे, 4 × 60 which is equals to 240 rupees, ठीक है, which is our required answer, ठीक है। तो ये 240 क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, which of the following statement is not true, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो इसके डी पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं कि वायर विद रेड इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो लाइव वायर होता है वो रेड इंसुलेशन मतलब रेड कलर से यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके का हमारे वायर होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, ठीक है, इसको हम रेड इंसुलेशन से दिखाते हैं, ठीक है।
फिर होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, जिसे हम ब्लैक इंसुलेशन से, ब्लैक कलर का वायर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है अर्थ का, अर्थिंग वाला, ठीक है, अर्थ वायर, इसको हम ग्रीन इंसुलेशन से, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ये कह रहे हैं जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर कौन सा होता है, जिससे आपका करंट पास करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो डी तो सही है। सी स्टेटमेंट क्या है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। बी पार्ट है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि आपका जो कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ईएमएफ जो जनरेट हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, an electric motor converts mechanical energy into electrical energy, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसा नहीं करता है। क्या होता है, मोटर है तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मोटर अगर पानी को ऊपर चढ़ाने में काम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वाटर को किसी हाइट पर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ लिखा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, ठीक है। एक पर्सन है, उसे कितनी पावर का लेंस चाहिए, -5 डायोप्टर की पावर का लेंस चाहिए अपने दूर के विजन को ठीक करने के लिए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, ठीक है। तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ का निकाल रखा हूँ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पावर, ठीक है। तो 1 अपॉन पावर कितनी दे रखी है, -5 डायोप्टर, तो -5, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 0.2 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कितना डिस्टेंस होगा उस इमेज और पोल के बीच में, कितना डिस्टेंस होगा। ये ऑप्शन है आपका लेस देन f, ठीक है। बी है बिटवीन f एंड 2f, सी है इक्वल टू 2f और डी है ग्रेटर देन 2f, ठीक है। तो आपका मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है आपका पोल, ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, ठीक है। अब जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कहीं यहाँ यहीं पे रखा होगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इससे अगर मैं पैरेलल रेज निकलेगी इस तरीके से डाइवर्स करेगी, ठीक है। कैसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है फोकस पे से, ठीक। और जो ये आपकी इस साइड से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी, ठीक है। तो ये दो रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है यही आपकी फोकल लेंथ कहलाती है f, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ से कम आ रहा है, ठीक है। तो लेस देन f होगा, ठीक है, क्योंकि f आपका ये पूरा टोटल है, यहाँ से लेके पोल से लेके फोकस तक की लेंथ को मैं फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
ये फोकल लेंथ से कम होगा, ठीक है, तो लेस देन f हो जाएगा, तो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।